शास्त्रों में संसार की परिभाषा करी गई है संसरति इति संसारा, जो निरंतर सरक रहा है, गतिशील है, प्रवाहमान है, आगे बढ़ता चला जा रहा है, वो संसार है, वो सृष्टि। हम लोग यदि हर की पौड़ी पर नहाने के लिए जाएं और उतरें, 15 मिनट के लिए धूप सेकने के लिए बैठ जाएं और फिर दोबारा उतरें, तो इतनी देर में वो पानी बदल गया है, उसके अंदर के एटम बदल गए हैं, अणु बदल गए हैं, परमाणु बदल गए हैं। वो पानी नहीं रहा जो उससे 15 मिनट पहले था। नदी बदल गई, पूरी की पूरी आसपास की संरचना बदल गई। हवा से सांस लें तो 5 मिनट के अंदर हवा के एटम बदल जाते हैं। औरों को छोड़ दीजिए, हम खुद 27 दिन के अंदर पूरे बदल जाते हैं। हमारी स्किन का एक एक सेल, एक एक त्वचा का एक एक अणु, परमाणु, कण, कोशिका, सब 27 दिन के अंदर अपने आप को रवां कर लेते हैं, नया कर लेते हैं। रक्त कोशिका 120 दिन के अंदर बदल जाती हैं। हम लोग निरंतर बदल रहे हैं। हमारी भावनाएं, हमारी सोच, हमारा चिंतन, हमारा दृष्टिकोण निरंतर बदल रहे हैं। सृष्टि का अर्थ ही प्रवाह से है, गति से है। काल का अर्थ ही समय है, काल का अर्थ ही आगे बहना है। जो निरंतर आगे को बढ़ता चला जा रहा है उसका अर्थ है काल, उसका अर्थ है समय, उसका नाम है सृष्टि, उसका नाम है संसार। पर इस बदलाव के दौर में भी दोस्तों कुछ नियम इस सृष्टि के ऐसे हैं जो किसी के बदले नहीं बदलते, अटल है, अविचल है। आप दुनिया को इधर से उठा करके उधर कर दीजिए, पर वो नियम किसी के बदले नहीं बदलते। जैसे उसमें से एक नियम कर्म के सिद्धांत का है। तुलसीदास जी ने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। भगवान ने इस दुनिया को कर्म के अनुसार रचा है। जो जैसा करेगा उसको वैसा भुगतना पड़ेगा। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए। आपने जैसा किया है वैसा आपको भुगतने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। कर्म है, जिस इच्छा के अनुसार, जिस भावना के अनुसार, जिस सोच के अनुसार उस कर्म को किया गया है, उसका जैसा परिणाम आएगा। हमें कर्म करने की स्वतंत्रता है, पर कर्म के परिणाम को प्राप्त करने की परतंत्रता है। कर्म हो गया, पर कर्म को करने के बाद उसकी भावना के अनुरूप, उसके इंटेंशन के अनुरूप, उसकी इंटेंसिटी के अनुरूप जो परिणाम की व्यवस्था बनेगी वो लेने के लिए हमें बाध्य होना पड़ता है। तो पहला नियम जो किसी के बदले नहीं बदलता दोस्तों, वो कर्म के अकाट्य सिद्धांत का है, कर्म फल का सिद्धांत। दूसरा, पात्रता के अनुसार परिणाम को प्राप्त करने का सिद्धांत है। जैसी जिसकी पात्रता, महत्ता, योग्यता, विशिष्टता, विशेषता होती है, उसके अनुसार उसको परिणाम मिलता है। जगत चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो। आप लोग यदि संसार के नियमों को भी देखें तो संसार के नियमों में यही बात, बीए कर लिया है आप टीचिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर कर लिया है आप टीचिंग एसोसिएट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपने पीएचडी कर ली है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर आत्मिक जगत में भी यही नियम लगता है दोस्तों। श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा, आस्था जितनी सुदृढ़ होती चली जाती है, आदमी की अपने चित्त के प्रति एकाग्रता जितनी गहरी होती चली जाती है, उतने ही अधिक आध्यात्मिक अनुभूतियों को, उतने ही ज्यादा आध्यात्मिक अनुग्रहों को पाने का अधिकारी वो बनता चला जाता है। दूसरा सिद्धांत पात्रता के अनुसार परिणाम को प्राप्त करने का है। पर जो सिद्धांत मैं आज के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूं दोस्तों, वो ये है कि यहां पर पतन सहजता से होता है। पतन स्वाभाविक है पर उत्थान कष्ट साध्य है। यहां पर नीचे गिरने के लिए और बुरा बनने के लिए किसी को मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती, ऊपर उठने के लिए होते। आदमी यदि जिंदगी में बुरा करना चाहे तो उसे ऐसा नहीं कि किसी ट्रेनिंग एकेडमी में जाकर के ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। कोई स्कूल कॉलेज भ्रष्टाचार के लिए नहीं खुला हुआ है कि आदमी वहां जाए और भ्रष्टाचार करना सीख करके आए। अच्छा बनने के लिए आदमी को प्रयत्न की आवश्यकता होती है, बुरा करने के लिए नहीं होते। आदमी यदि गलत राह पर जाना चाहे तो उसे सड़क पर खड़ा व्यक्ति से लेकर आसपास की जो परिस्थितियां हैं, घटनाक्रम है, अखबारों में छपने वाली खबरें हैं, उससे लेकर लोगों की जो मनोदशा है और आसपास का जो वातावरण है, वो सब के सब उसे एक ही दिशा में प्रेरित करते हैं कि वो गलत दिशा में चला जाए। आदमी अच्छा करना चाहता है पर चाहते हुए भी गलत करने लग जाता है। लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी, जहां से आईएएस ऑफिसर निकलते हैं, उनके निदेशक हम लोगों के आए थे। वो बोले कि साहब आप एक बार आकर के उन लोगों से बात करिए जो पहले दिन यहां से डिग्री को लेकर के निकलते हैं, आईएएस आईपीएस बन करके निकलते हैं। बोले उनमें से हर एक के मन में यही भाव होता है कि मैं देश की जाकर के सेवा करूंगा, ईमानदारी से रहूंगा, अच्छे जीवन का पालन करूंगा। उनमें से कोई ये नहीं सोचता कि मैं जाऊंगा, घूस लूंगा, भ्रष्टाचार करूंगा, दूसरे के साथ बुरा करूंगा। बोले पर समाज का वातावरण ऐसा है, वो व्यक्ति ईमानदारी का भाव लेकर के निकलता है और जाकर के कुछ और करने लग जाता है। तो दोस्तों, बुरा करने के लिए किसी प्रयत्न, परिश्रम, पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है, अच्छा करने के लिए होते। पहाड़ के ऊपर
पानी की बाल्टी रखी है, कोई एक लात मार दे तो अपने आप ढलानी उसे बहाती ले जाएगी। और उसी पानी को यदि हमें 100 मीटर ऊपर भी खींचना है, आप उत्तराखंड की पहाड़ियों में जाकर के देखिए, वही गांव है बिल्कुल ऊपर, पर पानी नहीं आता, नीचे से गंगा कल बह रही है और ऊपर पानी लाने के लिए उनको पाइप लगाना पड़ता है, मोटर लगानी पड़ती है, पंप लगाना पड़ता है। 30-30 साल हो गए, पानी ऊपर नहीं आ पाया है। ऊपर लाने के लिए मेहनत की आवश्यकता होती है। इधर मीटियोर शावर, अभी जर्मिनेटेड शावर होने वाला है 11 से 18 दिसंबर तक, तो उल्का पिंड जब गिरते हैं धरती पर तो वायुमंडल ही खींच लेता है, यहाँ पे आए तो गुरुत्वाकर्षण उसको खींच लेता है। और यदि हमें इंजन को फेंकना हो तो क्रायोजेनिक इंजन लगाना पड़ता है, रॉकेट को ऊपर फेंकने के लिए, सैटेलाइट को ऊपर ले जाने के लिए विशेष इंजन लगाना पड़ता है, तब जाकर के वो धरती की कक्षा को छेद पाता है। नीचे गिरने के लिए कुछ बुरा करने की आवश्यकता नहीं। सड़क पर कोई आदमी जा रहा हो, कोई आकर के उसे चाकू मार दे, गोली मार दे, तो उसे किसी विश्वविद्यालय में जाकर के डिप्लोमा करने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने चाकू मारने में डिप्लोमा कर रखा है, अब लोगों को चाकू मार सकता हूं, ऐसा नहीं। पर यदि उस घाव को भरना है दोस्तों, तो उसको क्वालिफाइड डॉक्टर होना जरूरी है। अच्छा करने के लिए प्रयत्न, पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। और ये भूमिका मैंने इस उद्देश्य के साथ बांधी दोस्तों, कि इस बात को स्पष्टता के साथ कह सकूं कि परिस्थितियां बुरी होने के लिए, बिगड़ने के लिए, उनके खराब होने के लिए किसी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती, प्रयत्न उन्हें सुधारने में करना पड़ता है। और जब हम लोग 2026 के विजन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, उसको करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। और मैं हर एक से विनम्र निवेदन करूंगा कि इस बात को हम लोग ध्यान से सुने, क्योंकि मैं उस विषय पर चर्चा करना चाहता हूं जिस पर पूरे राष्ट्र का और संस्कृति का भविष्य निर्भर है। और प्रश्न ये उठता है कि जब परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी हम लोग मना रहे होंगे, अखंड दीप के प्राकट्य की 100 वर्ष की वर्षगांठ को हम लोग मना रहे होंगे, तो उस अवसर पर किस तरह का राष्ट्र और किस तरह की संस्कृति हम आने वाली पीढ़ी को तोहफे में देना चाहते हैं। यदि हम लोग इस विषय पर सोचें, तो पहले इस विषय पर सोचना जरूरी हो जाता है कि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, उनके इतने भीषण और भयावह होने के पीछे का मूल कारण क्या है, उनके पीछे की मूल समस्या क्या है। क्योंकि यदि डायग्नोसिस सही हो तो मैनेजमेंट भी आसान हो जाता है। यदि समस्या का सही मूल्यांकन किया गया है, उसका सम्यक आकलन किया गया है, तो रणनीति बनाना भी आसान हो जाता है। हम लोगों को यदि ये पूरा स्टेडियम बनाना हो तो पहले आर्किटेक्चरल प्लानिंग करनी पड़ती है, स्ट्रक्चरल डिजाइन सबमिट करनी पड़ती है। यदि सही से प्लानिंग हो तो आप बाद की व्यवस्था को सही कर सकते हैं। यदि डॉक्टर ने सही डायग्नोसिस बनाई हो तो ट्रीटमेंट सही दिया जा सकता है, पर एक के बगैर दूसरे का हो पाना संभव नहीं। तो आज के दिन डायग्नोसिस पर हम लोग थोड़ी सी मेहनत करें ताकि समाधान को ढूंढना आसान हो जाए। और दोस्तों, यदि हम परिस्थितियों की दृष्टि से देखें, जो अभी फैली हुई परिस्थितियां हैं, तो उनको देख करके ऐसा लगता है जैसे मनुष्य के चिंतन पर कोई पागल सवार हो गया है और उस उन्माद की अवस्था में उसे सही गलत का, शुभ अशुभ का, धर्म अधर्म का निर्णय कर पाना संभव नहीं हो पा रहा। मानवता की दृष्टि से आप देखिए, आपने पता नहीं मानसिक रूप से अस्थिर लोगों को देखा है कि नहीं देखा, पर यदि आप देखें तो उनके साथ शुभ अशुभ का, सही गलत का निर्णय कर पाना संभव नहीं हो पाता। पता नहीं आप लोग देख पाए कि नहीं देख पाए। भगवान की कृपा से मेरी जॉब वही रही तो मैंने तो पर्याप्त देखे हैं। और एक घटना मुझे याद आती है कि लंदन में थे हम लोग, तो एक हम लोगों के यहाँ पे जब वहां पर किसी व्यक्ति की मानसिक रूप से स्थिति थोड़ी सी खराब हो जाती है, तो उसको क्या है कि मेंटल हेल्थ एक्ट कहते हैं। मेंटल हेल्थ एक्ट के तहत आप उस व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध उठा करके हॉस्पिटल में ला सकते हैं। और 28 दिन के अंदर आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि इस व्यक्ति की मानसिक दशा इस लायक नहीं है कि ये अपना ध्यान रख सके, समाज का ध्यान रखे, राष्ट्र के लिए खतरा हो सकता है। और ये 28 दिन में आपने प्रूव कर दिया तो फिर आपको जो है वहां की जो ट्राइब्यूनल है वो परमिशन देती है कि आप इसका इलाज कर दीजिए, और नहीं तो फिर व्यक्ति को छोड़ना पड़ता है। और उस 28 दिन के अंदर उस व्यक्ति के पास ये छूट होती है कि वो ह्यूमन राइट कमीशन के तहत अपील कर सकता है मेंटल हेल्थ ट्राइब्यूनल को। और जो मेंटल हेल्थ ट्राइब्यूनल आती है उसमें जो जज बैठते हैं और जो वकील होते हैं वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होते हैं। उन लोगों ने पहले उस व्यक्ति को नहीं देखा होता, तो वो कहीं पर भी निर्णय जा सकता है। उनको जो लगे उस समय में वो निर्णय ले सकते हैं। वो लोग, उनको लगता है कि व्यक्ति ठीक है तो छोड़ देंगे, और उनको लगेगा नहीं है तो रहने देंगे। तो एक व्यक्ति था हमारे पास, उसने, उसका केस था और उसको बाइपोलर डिसऑर्डर था, मेनिया और डिप्रेशन एक साथ होते थे। और उसका जो वकील आया, वकील ने उसको कहा कि ऐसा है कि तुम बिल्कुल चुप बैठे रहना, कुछ भी आवाज नहीं करना, बिल्कुल एकदम आवाज नहीं करना, जो केस लड़ना होगा मैं करूंगा।
तो वकील ने केस लड़ा, अच्छे तरीके से लड़ा, आदमी सूट वगैरह पहन करके बैठा था, कोई दिक्कत नहीं हुई। जज को ये लगा कि साहब ये ठीक ठाक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जज ने उससे कहा कि क्यों भैया, तुम बाकी बातें मुझे समझ में आ रही है कि तुम साइकेट्री की दवाई नहीं लेना चाहते हो, साइकेट्रिस्ट को नहीं दिखाना चाहते हो, पर बोले मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम ये डे केयर में क्यों नहीं बैठते हो? वहां पर खेलने के लिए है, जिम है, घूमने के लिए पार्क है, वहां क्यों नहीं जाते? वहां जाने में क्या दिक्कत है? तो आदमी धीरे से मुस्कुराया और बोला कि यदि मैं वहां जाऊंगा तो सूरज चांद तारे जो है इनको कौन घुमाएगा? बोले इनको तो मैं ही घुमा रहा हूं। बोले इनको तो पूरे टाइम मैं ही घुमाने में लगा हुआ। और बोले जो कागज आप लिख रहे हैं, बोले इनको आप लिखने के बाद मुझे दे दीजिएगा। तो जज साहब ने कहा कि क्यों? बोले मैं भगवान को फैक्स करना है। तो उन्होंने अपना कागज दिया उसे, उन्हें कागज दिया, उसने लिया और कूड़ेदान में डाल दिया। कूड़ेदान में डाला, बोले भगवान को पहुंच गया ऊपर। तो जो जज साहब थे बोले ठीक है भाई, मुझे समझ में आ गया, आप जो कर रहे थे वो आप करो। तो दोस्तों उनके साथ शुभ अशुभ का निर्णय, धर्म अधर्म का निर्णय कर पाना संभव नहीं है, विवेक का चिंतन कर पाना संभव नहीं है। और आज यदि आप मानवता की दृष्टि से देखो तो ऐसा लगता है ऐसा ही कोई उन्माद मनुष्य के ऊपर छा गया है, क्योंकि व्यक्ति अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, कब वो क्या करने लग जाए इसका ठिकाना नहीं। और ऐसी दृष्टि में सही और गलत का निर्णय कर पाना संभव नहीं होता, दोनों के मध्य का संतुलन खत्म हो जाता है। और ये बात मैं इसलिए बोला कि जिन घटकों के ऊपर हमारा और समाज का अस्तित्व निर्भर करता है, यदि हम उन्हीं को नष्ट करने के ऊपर आमादा हो जाएं, तो फिर उसको पागलपन के सिवाय और क्या कहा जाएगा। आप कल्पना करके देखो कि इसी सोच के कारण जो पूरी की पूरी मनुष्य जाति के ऊपर हावी हो गई है, आज जो समस्याएं हम लोगों की आंखों के सामने हैं, उनके कारण पूरा का पूरा मानवता का अस्तित्व और भविष्य दोनों के दोनों खतरे में नजर आते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ सोच करके किसी चिंतन को छोड़ करके जाना चाहते हैं। और इसीलिए जो समस्याएं हैं दोस्तों, मैं उन समस्याओं के ऊपर बात करना चाहता हूं जो हमारी आंखों के सामने हैं, पर हम लोग उनके ऊपर गंभीरता के साथ ध्यान नहीं दे पाते। राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में कुछ समस्याओं के विषय में बात करना चाहता हूं। और आज जब आप भविष्य की प्लानिंग के बारे में बात करें तो लोग डिमोनेटाइजेशन की बात करते हैं, डिजिटाइजेशन की बात करते हैं, लोग कैशलेस इकोनॉमी की बात करते हैं, स्मार्ट विलेज की, स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं। पर जो मुख्य समस्या है दोस्तों, दुर्भाग्य से वो लोगों के चिंतन से दूर होती जा रही है। जो मुख्य समस्या अपने राष्ट्र की है, और मैं सामाजिक दृष्टि से बोल रहा हूं, वो हमारे देश की बढ़ती जनसंख्या की है, नियंत्रण से बाहर होती आबादी की है। हम लोग इसके विषय में बात नहीं करते, पर ये हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा खतरे की बात है दोस्तों। 1941 में 31 करोड़ हम लोग हुआ करते थे। आप कल्पना करके देखिए, सन 1941 में भारत की जनसंख्या 31 करोड़ थी, और 2017 का अंत आते आते हम लोग 132 करोड़ हो जाएंगे। यानी जितने हम 1941 में थे, उसके 80 वर्ष बाद हम लोग 4.25 गुना ज्यादा होकर के बैठे हैं। और इसका अर्थ यह हुआ कि 1941 में एक व्यक्ति को जितने संसाधनों में गुजारा करना पड़ता था, आज उससे 1/4 संसाधनों में एक व्यक्ति गुजारा करता है। इसका जोर हमारे आपके ऊपर पड़ता है और किसी के ऊपर नहीं पड़ता दोस्तों। आप तुलना करके देखें यदि अमेरिका के साथ, तो अमेरिका का क्षेत्रफल भारत की तुलना में 3 गुना ज्यादा है, और वहां की आबादी भारत की तुलना में 1/4 कम है। तो इसका मतलब यह है कि वहां पर एक व्यक्ति के गुजारे के लिए जितने संसाधन उपलब्ध हैं, उससे 12 गुना कम संसाधन यहाँ पर एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। और ये जो जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, हम लोग बाकी सारे मुद्दों पर चर्चा करते हैं, पर जो मुख्य समस्या है जिसके कारण राष्ट्र की सारी समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, उसको हम लोग अपनी आंखों से ओझल कर जाते हैं। और यदि ये जो आबादी बढ़ती चली जा रही है दोस्तों, ये कुर्सी मेज स्टूल की नहीं है। ऐसा नहीं है कि साहब हमने 100 ऑर्डर करे थे और 1000 आ गए, ऐसा नहीं है। जो संख्या बढ़ती जा रही है जीवित इंसानों की, और जीवित इंसानों की जीवित आवश्यकताएं होती हैं। एक व्यक्ति बढ़ेगा तो उसके लिए आपको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, दवा चाहिए, दारू चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। ये सारी व्यवस्थाएं आपको एक व्यक्ति के लिए करनी पड़ती। आप एक कल्पना करके देखिए कि यदि सिर्फ आबादी एक व्यक्ति की बढ़ती है, तो एक व्यक्ति की आबादी बढ़ने से यदि आपको उतने व्यक्ति के लिए आवास की व्यवस्था करनी है, सिर्फ आपको यदि आवास की व्यवस्था करनी है, तो उसके लिए जगह कहां से आएगी? जगह के लिए हमें भूमि काटनी पड़ेगी। भूमि कटेगी तो पेड़ कटेंगे, पेड़ कटेंगे तो क्या होगा? भूमि की उर्वरता खत्म होगी, वर्षा का अनुपात घटेगा, जमीन रेगिस्तान बनेगी, प्रदूषण फैलेगा ऊपर से अलग। उधर से व्यक्ति को यदि चीजों की आवश्यकता है तो कारखाने खुलते चले जा रहे हैं। कारखाने निकाल रहे क्या रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आसमान में जाती है तो उनको पहले सूखा करते थे पेड़,
पेड़ को दिया हमने काट, तो आसमान में रह क्या गया है? आसमान में प्रदूषण के अलावा कुछ नहीं रह गया। और इसी कारण आप कल्पना करके देखो कि चाइना के अंदर तो ऑक्सीजन बंद डिब्बों में मिल रही, और हम लोगों के यहाँ पर क्या स्थिति थी स्मोक के कारण? 25 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेसिपिटेट मीटर WHO कहता है कि आदमी की हेल्थ के लिए जरूरी है। 300 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर से ज्यादा था हम लोगों के यहाँ। और ऐसी स्थिति में आदमी के पास स्वास्थ्य की समस्याएं नहीं आएंगी तो क्या आएगा? सिर्फ दोस्तों आबादी नहीं बढ़ती, आबादी के बढ़ने के साथ साथ आदमी की अनाज की आवश्यकताएं बढ़ती हैं, अनाज की आवश्यकताएं बढ़ती हैं, आवास की आवश्यकताएं बढ़ती हैं, कपड़े की आवश्यकताएं बढ़ती हैं। और जब उसकी अनाज की आवश्यकताएं बढ़ती हैं तो हम लोग क्या करते हैं? आदमी को रोटी चाहिए खाने के लिए। उन क्षेत्रों में हम लोग थे जहां से भिंडी आती है, पूरे भारतवर्ष की आधी भिंडी वहां से सप्लाई होती है, पूरे भारतवर्ष की आधे से ज्यादा आलू वहां से सप्लाई होता है। और उन लोगों के पास ऑर्डर आ जाता है, सुपरमार्केट मंगाते हैं कि साहब तुरंत आप भिंडी उगा करके भेजिए। वो रातों रात भिंडी कहां से उगा करके भेजेगा? वो इंजेक्शन लगाएगा उसमें। तो जो भिंडी आपके सामने रखी हुई है वो तो केमिकल रखा हुआ है, उसके अंदर पूरी तरह से केमिकल भर गया है। जो हल्दी रखी हुई है उसके ऊपर एसिड चढ़ गया है, जो चावल रखा हुआ है उसके ऊपर पेंट लग गया है। तो व्यक्ति को प्रोडक्शन को तुरंत बढ़ाने के लिए, क्योंकि आदमी के मन में अभी आ गई इच्छा कि उसको तुरंत भिंडी खानी है, तो चीजों को उगाएगा तो चीजें निकाल करके भेजेगा। और इसके कारण क्या हो रहा है दोस्तों? इसके कारण जो स्थिति हो रही है वो ये हो रही है कि दिखने में समस्या छोटी सी है, इस देश की आबादी बढ़ रही है, पर उसकी समस्या का जो दुष्परिणाम है वो हमें चारों ओर देखने को मिलता है। इधर से भूमि कटती चली जा रही है, लोगों को रहने के लिए घर के, आवास की, फ्लैट की, अपार्टमेंट की जरूरत है, और जितनी इस देश की क्षमता थी उससे ज्यादा हम लोग को आवास को पैदा करना पड़ता है, काटने के लिए जंगल काटने पड़ते हैं। उधर से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, आदमी के स्वास्थ्य के ऊपर असर बढ़ता जा रहा है। नहीं तो 30-30 साल की उम्र में लोगों को हार्ट अटैक कैसे हो रहा है? 10-10 साल की उम्र में लोगों को कैंसर कैसे हो रहा है? ये 18-18 साल की उम्र में लोगों को डिप्रेशन और सुसाइड की तकलीफें कैसे हो रही? ये इसलिए हो रही हैं दोस्तों कि प्रकृति जिसके साथ हम लोगों का संबंध था उसको हम लोग जैसे तैसे दबा दबा करके उसके पास से हासिल करने में लगे हुए हैं। कोई माँ की छाती में बार बार इंजेक्शन लगाए और लगा करके दूध निकालने की कोशिश करे और फिर बच्चे को पिलाए तो कैसा लगेगा? आप कल्पना करके देखो। इस देश में परंपरा हुआ करती थी कि हम लोग बिस्तर से उतरने से पहले मंत्र पढ़ते थे और बोलते थे, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में, कि हम लोग माता धरती को प्रणाम करते थे और कहते थे कि आप अपने छाती पर समुद्र को, पर्वतों को ध्यान से रखती, और मेरी गलती है कि मैं आपके ऊपर पैर रख रहा हूं, तो पैर रखने से पहले आपको प्रणाम कर रहा हूं। तो दोस्तों उस धरती के साथ हम लोग ये करने में लगे हुए हैं, और इसलिए मैं कहूंगा कि हम लोग जो बाकी के संकल्प लेते हैं उसके साथ साथ एक संकल्प लोगों के मध्य इस जागरूकता को फैलाने का भी है कि आज जिस कदर आबादी और इस देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वहां लोगों को ये सोच भी देने की आवश्यकता है कि जो आबादी बढ़ रही है उसका असर हमसे आने वाली पीढ़ी के ऊपर पड़ने वाला है। ऐसा नहीं है हम उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। हम जहां से इन सारे खनिजों को लेकर के आ रहे हैं वो आने वाली पीढ़ी से उधार लेकर के आ रहे हैं। सारे कोयले, सारे खनिज, सारे तेल पदार्थ, सारे ऑयल, सारा पेट्रोलियम हम लोगों ने खत्म कर दिया है। दोस्तों एक कोयले को बनने में अरबों खरबों वर्ष लग जाते हैं, करोड़ों वर्ष, लाखों वर्ष लग जाते हैं, और जितना खनिज हम लोगों के पास अभी उपस्थित है वो आने वाले 30 वर्षों के अंदर समाप्त हो जाएगा, पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तो हमारे बच्चों के लिए हम छोड़ करके क्या जा रहे हैं? मैं कहूंगा कि एक महत्वपूर्ण सोच हमें यहां से लेकर के जाने की आवश्यकता है। मुझे पता है कि गायत्री परिवार के लोग जागरूक हैं, अंदर से जीवंत हैं और जागृत आत्मा है। आप लोगों के लिए संभवतः यह बात महत्वपूर्ण नहीं हो, पर यहां से इस चिंतन को लेकर के जाने की आवश्यकता है कि जिन लोगों के साथ हम संपर्क करते हैं उनको गुरुदेव का ये सोच भी देने की आवश्यकता है कि जो परिवार हम लोगों को मिला हुआ है, जो समाज हम लोगों को मिला हुआ है, वो एक जिम्मेवारी के रूप में मिला हुआ है। हम लोगों को एक माली के रूप में इस संसार को उद्यान बनाने की जिम्मेवारी मिली हुई है, और इस रूप में एक जिम्मेवारी हमारी ये भी हो जाती है कि जो इस देश की जनसंख्या बिना किसी कंट्रोल के, बिना किसी नियंत्रण के बढ़ती चली जा रही है, वहां पर भी हम लोग सही सोच सही लोगों तक पहुंचाएं कि इस देश को सुरक्षित रखने के लिए इस चीज पर कार्य करने की आवश्यकता है।